गिरफ्त यूज कर लो आप। ये भी आपकी प्रिविलेज क्रिएशन की स्क्रिप्ट है जो आपको गिटहब पे मिल जाएगी। जो पीएस मतलब उसमें लिखी गई है, पावर शेल में लिखी गई है। तो अगर आपको विन पीस बार बार यूज नहीं करना है तो आप पावर अप भी यूज कर सकते हो के ऊपर। करना चाहते हो उसको यूज कर लो। उसको ना गिटहब पे जाओ जहाँ से आपने इसको डाउनलोड करी है। वहाँ पे इन्वोक करके कमांड होगी इसकी। प्रिविलेज क्रिएशन वाले पार्ट पे जाओ पीछे। हाँ इसको ऊपर। नीचे करिए थोड़ा सा। तो इसमें कमांड दी गई होगी इसकी। नीचे करिए नीचे ऊपर जाइए वापस से। वहाँ पर इम्पोर्ट मॉड्यूल प्रिवेस्ट, ये वाली कमांड टाइप करिए आप। हाँ पावर्शल पेरेंट है इसका। पूरा नाम दे दो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पावर अप और पीएसवन नाम से नहीं। एक बार वापस जाना डॉक्यूमेंट पे। ना एक इन्वोक करके कमांड होती है, एक बार अलग से गूगल पे सर्च करना आप। नहीं नहीं, आप अलग से गूगल पे ऐसे सर्च कर लो, नहीं तो चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो। पावर अप और पीएस1 कमांड्स। इम्पोर्ट मॉड्यूल पावर अप और ये वाली कमांड एक बार कॉपी करके रन करिए। इम्पोर्ट मॉड्यूल के बाद जो पावर अप आपने लिखा था ना, उसमें डॉट स्लैश लगा के करना। फिर पावर अप पीएस1। मॉड्यूल आपने इम्पोर्ट कर दिया, उसको रन करना है, वापस जाना उस पर एक बार जो आप रीड कर रहे थे। हाँ ये फाइल डाउनलोड कर रखी है, ये तो है ही ना यहाँ पे अपने पास। तो बेसिकली ये हमने इम्पोर्ट तो कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बार देखना वापस से जाके कमांड जो अभी आप चेक कर रहे थे लेट पे। हाँ, पहले कोई कोई एक ब्लॉग ओपन कर लो आप, इसमें इम्पोर्ट तो हम लोगों ने कर लिया, एक कमांड और होगी इसकी रन करने के लिए।
दूसरा तरीका। रिपोर्ट कर दिया, अब आप ये वाली जो कमांड है वो रन करिए, फ्लश और पावर अप डॉट पी एस। और एक काम और करिए, इसमें ना एग्जीक्यूशन पॉलिसी है जो बाईपास करनी पड़ती है, वापस आइए। इससे ऊपर एक कमांड दी गई थी आपको, और ऊपर जाइए, ये वाली कमांड कॉपी करिए, पावरशेल हाइफन ईपी बाईपास। तो एक कमांड टाइप करिए। कंट्रोल सी करिए। नो। वो एम आई या कुछ और टाइप करके दिखाएं सर। इसको बंद कर दो फिर, कंट्रोल सी करके टर्मिनेट कर दो। लिखो शेल। ठीक है। तो सही है। ये वेरी कनेक्ट। दोबारा शेल टाइप करिए पहले। यहाँ पर वो पावर शेल वाली जो ईपी बाईपास वाली कमांड थी,
ये रन नहीं होगी। हु एम आई एक बार टाइप करिए। कमाल में कॉलम आ रहा है। तो मीटर फिटर सेशन में रन तो करना चाहिए सेम स्क्रिप्ट। तो पता नहीं क्या रीजन है इसमें रन क्यों नहीं कर रहा है। बट यही कमांड चाहिए, 3 कमांड्स आपको दिखाई ना, एक तो पावरशेल ईबी बाईपास, सबसे पहले आप ये रन करोगे, ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी को बाईपास कर देता है। उसके बाद फिर आप रन करोगे इन इंपोर्ट मॉड्यूल वाली जो कमांड थी, और उसके बाद फिर डॉट स्लैश। तो रन तो इतने में हो जाता है। एक बार वापस उस ब्लॉग में जाना जो था वहाँ पे। नीचे करिए। ओके, ये कमांड बेसिकली रन करना था मेरे को। इन्वोक ऑल चेक्स। एक बार वापस जाना, इसको कंट्रोल सी कर दो। यस। शेल, नहीं पावर शेल लिखे डायरेक्टली आप। पावर शेल एग्जीक्यूट करिए यहाँ से। पावर शेल अंडरस्कोर शेल। वो पावर शेल कर दो पहले। अब यहाँ पर सबसे पहले वो वाली कमांड चलाओ। इन वो इम्पोर्ट मॉड्यूल, इम्पोर्ट मॉड्यूल पावर ऑफ PS1। उसमें ना डॉट स्लैश लगा दो। नहीं नहीं, उसी लोकेशन पे है ना पावर अप। एक बार चेक कर लो डीएलआर से। ठीक है, यहीं पे आप चला लो। डॉट स्लैश पावर अप PS1। अब पे जाके एक कमांड थी, इन्वोक ऑल चेक्स वाली। इन्वोक ऑल चेक्स। नहीं नहीं, यहीं पे ही। ये सो ये यही चीजें हैं, आप लिख लीजिएगा। ये भी आप रन करके देख सकते हो। पावर शेल सबसे पहले आपको ओपन करना होगा, ठीक है। पावर शेल आप एग्जीक्यूट करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपने कमांड लिखी थी लोड पावर शेल, क्योंकि पावर शेल एक एक्सटेंशन के थ्रू लोड किया जाता है, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट उसके CMD पे वर्क करते हो। जब आप पावर शेल को लोड कर लेते हो, उसके बाद आप पावर शेल के कुछ नई कमांड्स आ जाती हैं, जो आप हेल्प करके सर्च करोगे ना, तो कुछ नई कमांड्स आपके सामने आ जाएंगी। उसमें से एक कमांड होगी पावर शेल अंडरस्कोर शेल, जो आपके सामने पावर शेल का कमांड लाइन इंटरफेस ले आएंगे, जिसपे जाके आप सबसे पहले आपने कमांड टाइप करी थी, इम्पोर्ट मॉड्यूल डॉट स्लैश पावर अप डॉट PS1, ठीक है, जिससे वो मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ। फिर आपने मॉड्यूल को एग्जीक्यूट किया, डॉट स्लैश पावर अप डॉट PS1। और उसके बाद आपने उसकी एक कमांड रन करी मॉड्यूल इंपोर्ट होने के बाद, कि अब वो हमें सारे चेक्स दिखा दे, सारे जो भी उसने सर्च किया है, रिसर्च किया आपके मशीन के ऊपर, वो सारे देखने के लिए आपने कमांड रन करी, वो हाइफन ऑल चेक्स, ठीक है। ये 4-5 कमांड्स आपको याद रख लो। अगर आपको विन पीस के थ्रू करना है, वो तो डायरेक्टली कर सकते हो, उसके लिए पावर शेल की भी जरूरत नहीं है। वो आप वहां से भी कर सकते हो, विंडोज के शेल से। बट अगर आप PS1 वाली स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हो, पावर अप वाली स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हो, तो आपको ये 5-6 कमांड्स रन करनी पड़ती है। उसी के आउटपुट को देख लेते हैं ऊपर, सबसे ऊपर चले जाइए। सबसे ऊपर यही है। जैसे इसमें सबसे लास्ट में आपको चेक दिखा रहा है कि इसमें क्या चीज खतरनाक है, तो फर्स्ट वाले में आपको देखने के लिए मिल रहा है अनकोटेड सर्विस पाथ।
तो यही चीज़ है जो मुझे आपको इस वाले एग्ज़ाम्पल में बतानी है, वो है अनकोटेड सरफेस पाथ। ये होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। इस एग्ज़ाम्पल में एक सर्विस है, ये आपकी मशीन की ये सारी जो ना आपकी मशीन की सर्विसेज़ हैं, जो हमारे मशीन पर रन कर रही होती हैं। कुछ सर्विसेज़ हम चलाते हैं, कुछ सर्विसेज़ आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कर देता है आपकी मशीन। जब आप अपनी मशीन पर नीचे जाने विंडोज़ पे नीचे आने के बाद सर्विसेज़ को सर्च करोगे, तो आपको एक अलग से टैब मिल जाएगा जिसमें आपकी सारी सर्विसेज़ दिखा देगा जो आपकी मशीन पे रन, ठीक है? कुछ रनिंग स्टेट में होती है, कुछ स्टॉप होती हैं जिनको मैन्युअली स्टार्ट करना होता है। तो उनमें से बहुत सारी सर्विसेज़ यहाँ पर दिखाई गई होंगी। उसमें से एक सर्विस जिसका नाम क्या है, एडवांस्ड सिस्टम केयर सर्विस 9। ये एक सर्विस है जो कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट सर्विस नहीं है, क्योंकि ये सर्विस आपको हर सिस्टम पे नहीं मिलती है। ये यहीं पे रन कर रही है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी हो, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट सर्विसेज़ होती हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट रन करता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होती। वल्नरेबिलिटी है क्या वो समझ लो पहले आप। अनकोटेड सर्विस पाथ, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है चेक के नीचे अनकोटेड सर्विस पाथ, इसका मतलब है, अनकोटेड का मतलब क्या होता है? जैसा आपको पता है कि अगर आपने इस यहाँ पर एक पाथ दिया हुआ है कि जब ये सर्विस स्टार्ट होती है, तो ये एक फाइल को एग्जीक्यूट करता है, उस फाइल का नाम क्या है? ASC service.exe, ठीक है? जब भी आप इस सर्विस को स्टार्ट करोगे, स्टॉप करोगे, तो एक फाइल स्टॉप या स्टार्ट हो जाएगी, जिसका नाम है ASC service.exe। ये इस एग्जांपल की बात। अब यहाँ पर ये जो सर्विस है वो कौन स्टार्ट कर रहा है? लोकल सिस्टम, मतलब आपका जो सिस्टम यूजर है, वो ये सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है इस सर्विस के साथ, वो है कि यहाँ पर आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में आप देखो, प्रोग्राम के बाद एक स्पेस है, फाइल्स के बाद एक स्पेस है और एडवांस्ड के बाद एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। अनकोटेड सर्विस पाथ का मतलब होता है, अगर आपको यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी को सॉल्व करना है, तो आपको ना इसको पूरे पाथ को डबल कोट्स के अंदर डालना चाहिए था। जिसने भी ये सर्विस कॉन्फ़िगर करी सिस्टम पे, उसने सर्विस का पाथ दिया होगा कि हमें जब ये सर्विस को रन करना है, तो मुझे कौन-सी बाइनरी है जिसको एग्ज़ीक्यूट कराना है, कौन-सी फाइल है, कौन-सी एग्ज़ीक्यूटेबल फाइल है जिसको एग्ज़ीक्यूट कराना है, तो वो देते समय ना उनको डबल कोट्स को लगाना चाहिए था। बट यहाँ पर डबल कोट्स नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल कोट्स होते तो ये इसी फाइल को एग्ज़ीक्यूट करता, बट क्योंकि यहाँ पर डबल कोट्स नहीं है, अब होगा क्या इसको ध्यान से समझिए। विंडोज़ करता क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? क्योंकि यहाँ पर डबल कोट्स नहीं है, तो सबसे पहले विंडोज़ जब भी इस बाइनरी को, जब भी सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा, सबसे पहले विंडोज़ सी ड्राइव के अंदर जाएगा और एक फाइल सर्च करेगा जिसका नाम होगा program.exe। वो एक फाइल सर्च करेगा जिसका नाम क्या होगा? program.exe, क्योंकि आपने प्रोग्राम के बाद क्या दिया हुआ है? स्पेस। अब अगर program.exe नाम की कोई फाइल नहीं मिली उसे, तो वो एक बार फाइल चेक करेगा प्रोग्राम स्पेस फाइल्स.exe के नाम से। अगर वो भी नहीं मिली, तो फिर वो इस पूरे फ़ोल्डर के बाद अगले फ़ोल्डर के अंदर जाएगा जिसका नाम है IO बिट। उसके बाद फिर अगले फ़ोल्डर के अंदर जाएगा जिसका नाम, मतलब अगली फ़ाइल को इस फ़ोल्डर के अंदर सर्च करेगा जिसका नाम क्या होगा? advanced.exe, क्योंकि एडवांस के बाद भी क्या है? स्पेस है। अगर advanced.exe नहीं मिली, तो फिर वो जाएगा एडवांस्ड सिस्टम केयर फ़ोल्डर के अंदर और एक फ़ाइल को रीड करेगा जिसको एग्ज़ीक्यूट करेगा जिसका नाम क्या है? ASC service.exe। ये फॉर्मेट होता है जो सिस्टम फॉलो करता है अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए। डबल कोट्स लगाए हैं तो वो समझ जाता है कि मुझे सिर्फ ये पूरा पाथ है, इसमें मुझे बीच में नहीं रुकना कहीं पे भी। आपको डायरेक्टली एंड तक जाना है और एक फाइल को रन करना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस दे रखे हैं बीच में, तो यहाँ पर ये मल्टीपल फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि क्या आप सी ड्राइव के अंदर program.exe नाम की फाइल बना सकते हो या नहीं बना सकते। आपके पास अगर राइटेबल परमिशन नहीं होगी, तो आप ये नहीं बना सकते। अगर आपके पास राइटेबल परमिशन होगी प्रोग्राम के अंदर, सॉरी सी ड्राइव के अंदर, तो आप प्रोग्राम या फाइल्स.exe नाम की आप फाइल बना सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, जो कि यहाँ पे तो नहीं होती है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे परमिशन नहीं होती, क्योंकि वो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर सिर्फ राइट करने की परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है या सिस्टम के पास होती है, नॉर्मल यूज़र के पास नहीं होती। तो दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि क्या इस फ़ोल्डर के अंदर हमें राइटेबल परमिशन है या नहीं? iobit नाम का जो फ़ोल्डर है, क्या इसके अंदर मैं कोई फ़ाइल बना सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ? अगर परमिशन होगी तो आप एक फ़ाइल बनाओगे जिसका नाम क्या होगा? advanced.exe। समझ आया? ये वल्नरेबिलिटी के बारे में समझ आया? इसमें आपको बताया भी गया है कि अब्यूज़ फंक्शन आपके पास राइट परमिशन है। देखिए हम एक बार इसको मैन्युअली चेक कर लेते हैं। तो ये पूरा रन हो गया होगा। आप यहाँ तक कॉपी कर लो पूरा नाम।
ऊपर जाके वापस से आईओ बिट तक कॉपी कर लो, सी सी से लेकर आईओ बिट तक। नीचे आने के बाद आप एक, अब लिनक्स सॉरी विंडोज में हम लोग परमिशन कैसे चेक करते हैं किसी चीज की? आप किसी फाइल की परमिशन चेक करनी होती है, किसी डायरेक्टरी की परमिशन चेक करनी होती है, तो आप लिनक्स में यूज करते हैं ना ls-l। विंडोज में क्या क्या यूज करते हैं? लोगों ने अभी पढ़ा नहीं फंडामेंटल वाला, 1 2 3? किसी ने भी नहीं पढ़ा अभी तक ना? लो यार, उसको नहीं पढ़ोगे तो आगे विंडोज की चीजें समझ ही नहीं आएंगी आप लोगों को। कमांड लिखिए यहाँ पे, ICACLS, ICACLS, बिल कोड्स के अंदर वो पाथ आप पेस्ट कर दो। हम्म, आप ना वापस विंडोज वाले शेल पे आ जाओ, पावर शेल पे आ जाओ। पावर शेल में तो आप एलएस भी रन कर सकते थे डायरेक्टली। एक बार नो करना। एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर एलएस टाइप करना इस लोकेशन के साथ। इसको एग्जिट लिखो यहाँ पे, एग्जिट डबल कोट्स में डाल के भेजोगे। ये परमिशन तो यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। आप चाहिए उस पे मशीन पे अपने, मतलब विंडोज का जो शेल होता है ना, तो यहाँ पे एग्जिट लिखिए, मीटर बिट पे वापस आ जाओगे आप। दोबारा एग्जिट लिखना, नहीं एग्जिट लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए शेल। यहाँ पे आप रन करिए सेम कमांड, ICACLS और स्पेस करके जो पाथ था वो पेस्ट कर दीजिए। फाइल नेम डायरेक्टरी करेक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लास्ट वाला हटा दो। ठीक है, तो आपने जैसे ये कमांड रन करोगे अब, तो आपको इस तरीके का एक आउटपुट दिखाया जाएगा। इस आउटपुट में अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस यूजर को क्या क्या परमिशन है इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर, जिस फोल्डर का नाम है आईओ बिल। सबसे पहला यूजर है बिल, जिसको अब ये कोड दिए गए हैं, जो कोड आपको समझने पड़ेंगे। जब आप आईसीए सीरियस कमांड डालते हो तो इन कोड्स का अलग अलग मतलब होता है, जिसमें से आप अगर कुछ समझना चाहते हो तो वो है रीड 8 कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ। आर मतलब रीड, सी मतलब एग्जीक्यूट, वी मतलब, इस मतलब फुल कंट्रोल, एस मतलब फुल कंट्रोल। कहीं एम भी हो सकता है, एम का मतलब मॉडिफाई परमिशन, जहाँ पर मतलब आप ब्लू भी रख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इस तरीके के कुछ प्रिविलेजेस हैं जो अलग अलग एंटिटीज को दिए गए हैं, जैसे एंटी अथॉरिटी सिस्टम भी कुछ कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम का जो बिल्ट इन ग्रुप होता है वो भी कुछ कर सकता है, यूजर्स ओनर ये सब। तो हमें क्या देखना है, हम बिल यूजर ही है ना, तो बिल यूजर है तो आपको क्या परमिशन दी गई है इस पे? राइट की परमिशन, मतलब मैं इस फोल्डर के अंदर राइट कर सकता हूँ। इस फोल्डर के अंदर अभी आपने ऊपर देखा था कि कुछ फाइल्स थी, जिसमें से ऊपर थोड़ा सा ऊपर करिए, या फिर थोड़ा सा नीचे, यहाँ नहीं, यहाँ पे एलएस खुला था ना पावर शेल पे। यहाँ पे जब आपने इस फोल्डर के अंदर एलएस किया था तो आपको ये फोल्डर दिखाई दे रहा था जिसके अंदर वो वाली फाइल थी, ACS समथिंग करके सर्विस वाली जो फाइल थी।
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप एक फाइल क्रिएट करोगे, मतलब फाइल आप अपने मशीन पे बनाओगे, उसको आप यहाँ पे भेजोगे और किस नाम से सेव करोगे, एडवांस्ड डॉट ई के नाम से। और उसके बाद उसको सर्विस को स्टार्ट करोगे और फिर वो शेल आपके पास आएगा। अपने मशीन पर जाइए, यहाँ पर आप वही एमएसएफ वेनम से एक फाइल बना लीजिए। शेल वाली बनाइए, मीटर फीटर वाली नहीं, क्योंकि तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस। शेल को नोटपैड पर देखिए, ओपन कीजिए। रिवर्स टीसीपी आएगा, बस यहाँ पर मीटर फीटर की जगह शेल आ जाएगा। वो स्टार्ट का मशीन का आईपी कोड देख लेना, ये वाला अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, बना लीजिए उस फाइल को। नहीं, फाइल का नाम चेंज करना था, एडवांस्ड, या तो उसको मूव करके चेंज कर दो। नाम कैपिटल ए के साथ एडवांस डॉट टीएक्सटी होना चाहिए। यहाँ अपलोड नहीं चलेगी वो। अपलोड करना है तो एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पाइथन सर्वर चला लो, दोनों ऑप्शन से। ठीक है, तो एडवांस डॉट टीएक्सटी आपके पास फाइल आ चुकी है। अब आपको नेटकैट आप स्टार्ट कर लो, जिस पोर्ट पे आपको स्टार्ट करना है। और सर्विस को बंद कैसे करते हैं और सर्विस को स्टार्ट कैसे करते हैं, सर्विस का नाम हमें पता है ऑलरेडी, जो ऊपर हमें मिल गया था। नाम कॉपी कर लो एक बार, जो सबसे ऊपर आपको मिला था ना, बड़ा सा एक नाम था सर्विस का। यही पूरा नाम है सर्विस का, उसको कॉपी कर लीजिए और नीचे आइए। यहाँ यहीं पे हम एक कमांड यूज करेंगे, एस सी। सर्विस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हैं एस सी, ठीक है, स्पेस। आप इस सर्विस को पहले स्टॉप करोगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, आप इसको स्टॉप करिए, स्टॉप लिख के। और उसके बाद सर्विस का नाम एंटर कर दो, तो ये सर्विस को स्टॉप कर स्टेट में डाल देगा। अब आप दोबारा से कमांड लिखिए और एस सी के बाद आप लिख देंगे इस बार स्टार्ट, क्योंकि हमें सर्विस को स्टार्ट करना है। जिसे आप स्टार्ट करेंगे, आप जाइए और चेक करिए, आपको वहां पर कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 2MI करेंगे, शेल नहीं है आपके पास। अगर इस तरीके का कभी शेल में प्रॉब्लम आए ना आपको, तो आप एक चीज चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जो आपने अभी दो तरीके के पेलोड्स होते हैं हमेशा, जैसे अभी हमने विंडोज का पेलोड बनाया एक, तो ये अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है। हाँ, तो ये वाला शेल इसका स्टेबल नहीं है, तो हमें जो अन बेसिकली नॉन स्टेज्ड पेलोड आपको यूज करना है। ये वाला जो पेलोड है वो स्टेज्ड पेलोड कहलाता है। स्टेज पेलोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये अपने मेलिशियस कंटेंट को ना स्टेजेस में भेजता है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी अनस्टेबल होता है शेल। अगर आप उसको अनस्टेज्ड बनाना चाहते हो, तो शेल के जस्ट बाद आप जैसे फॉरवर्ड स्लैश लिख रखा था ना, यहाँ पे आप कर दो अंडरस्कोर। दोबारा से एक फाइल बना लो आप, सेम नाम उसका यहीं पे चेंज कर दो, विंडोज डॉट एडवांस्ड टीएक्सी। यहाँ पर इसको अनस्टेज्ड पेलोड आप बना दो। ये अभी अभी अलग अलग स्टेजेस में जा रहा था कि विंडोज शेल मीटर पे रिवर्स टीसीपी, इसको आप बैक स्पेस करके अंडरस्कोर लगा दो यहाँ पे। नहीं, फॉरवर्ड स्लैश नहीं।
कि अनस्टेज रहना है, यहाँ पे अभी एक आपने एक स्टेज हटा दिया, ठीक है, अनस्टेज पेलोड हो गए, एंटर करिए। इससे इस फाइल को अपलोड कर दो, और पाइथन सर्वर चलाने के बाद वो एससी वाली एक बार डीआर करके चेक कर लो, एससी वाली को दोनों कमांड से आप चला लीजिए। क्यों पहले से स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने इसको गलत बाइनरी दी हुई थी। नेट कैट आप रन कर लो पहले, ठीक है, डायरेक्टली जाके इसको स्टार्ट करिए। तो शेल आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, तो अब आप पूरा करके देखिए कौन से यूजर है, कौन से यूजर बने हम लोग, वो यूजर जो उस सर्विस को चला रहा था। और वो मैंने आपको बताया था ना, लोकल सिस्टम यूजर लिखा हुआ था जो उस सर्विस को रन कर रहा था। तो आप वही यूजर बनोगे जो उस पर्टिकुलर सर्विस को चला रहा था। ठीक है, तो आपके पास सिस्टम का शेल आ गया। अब आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं वहां पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं चीजें। तो इसमें कुछ नई चीजें आपने सीखी, पहले तो पावर, यही सेम चीज आपने विंडो टेक्स्ट सेव करी थी आपने, वो विनपीस वाला आउटपुट, वो भी एक बार दिखा दो, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ होगा। इन्वेस्टिगेशन की एक और स्क्रिप्ट आपको पता चल गई, वो है पावर अप डॉट पी एस वन। ठीक है, बस इसकी कुछ मतलब ज्यादा कमांड्स है, इसलिए मतलब मैं तो नहीं यूज करता इसको, बाकी आप लोग यूज करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं, देखने का भी तरीका होता है ऐसा कुछ। हाँ, ये कैसे देखा आपने ये, तो नैनो करा है? क्या ऐड करना है एक बार? हाँ, वापिस ऊपर जाना, तो इसमें भी सर्विसेज नाम से ना एक अलग से पूरा सेक्शन आएगा, चलते रहिए। जब सर्विसेज वाला सेक्शन है तो उस पर आप देख सकते ये रहा सर्विसेज वाला। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आपको ये सर्विस दिखा रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो कोड्स एंड स्पेस डिटेक्टेड। ठीक है, इसके बाद में कोई भी स्पेस और कोड मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, नो कोड्स एंड स्पेस डिटेक्टेड, स्पेस दिख रहा है और विदाउट डबल कोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लस उसने आपके लिए यहाँ पे फाइल परमिशन भी चेक किया है कि बिल यूजर को राइट डेटा या क्रिएट फाइल की परमिशन दे रखी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर इस लोकेशन पे जाके कोई भी बाइनरी वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ये इस चीज़ की आपको परमिशन दी गई है। तो आप वही चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया, हम लोगों ने आईसीए सीरियस कमांड से देखा परमिशन क्या है, और अपने वहाँ पे जाके
तो ये अनपोर्टेड सर्विस पाथ के अंदर आता है कि अगर आपके सर्विस जिस बाइनरी को रन कर रही है उसके पाथ को अगर डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा है क्योंकि उसमें स्पेस थे, तभी ये वल्नरेबिलिटी आप डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर स्पेस नहीं होते तो आप अपडेट नहीं कर सकते। स्पेस नहीं थे वो भी एक चीज़ है, और यहाँ पर डबल कोट्स भी नहीं थे, इसीलिए आप इसको टारगेट पाए हैं। जैसे इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे डबल कोट्स लगा रखे, तो ये सही है। यहाँ पे प्रोग्राम डॉट ई नाम की आप फाइल नहीं बना सकते, कि वैसे भी सी ड्राइव के अंदर आप नहीं बना सकते। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर किसी यूजर को राइट की परमिशन दी गई है, तो वो प्रोग्राम डॉट ई की फाइल में उनकी फाइल बना सकता है, बट वो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर डबल कोट्स लगे। ठीक है, सिचुएशन में वर्क क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एडवांस डॉट ई की फाइल वो पहले चेक करता, क्योंकि यहाँ पर स्पेस दे रखा है। इसलिए हमेशा विंडोज आपको रोकता नहीं है स्पेस देने से, लेकिन आप दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेस अगर देते हो किसी भी फ़ोल्डर के नाम पे, तो आपको फिर डबल कोट्स को भी यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एक वल्नरेबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। इसमें ये नहीं होता, विंडोज़ में ये हो। चलिए, इसमें आपको एक्सेस मिल गया, आप एक बार देख लो उसमें root डॉट टीएक्सटी का एक्सेस होगा, क्योंकि जो आपको एक्सेस लेने में प्रॉब्लम आई थी ना, वो सिर्फ़ इम्पर्सनेशन में आएगा। लोग इम्पर्सनेशन वाला करते हो ना, किसी इम्पर्सनेट को टारगेट करोगे तब प्रॉब्लम आएगा। यहाँ से आपको जिस भी फ़ोल्डर में जाना है आप जा सकते हो। ये जब आपको एंटी अथॉरिटी सिस्टम का एक्सेस मिलेगा तो वो फुल सिस्टम का एक्सेस होगा। तो ये भी लैब आपका कंप्लीट हो, कुछ विंडोज़ के रूम्स 5-6 ट्राई करके देखे हैं। अब विंडोज़ का भी एक प्रिविलेज एस्केलेशन का रूम, जिसमें जैसे आप लोगों ने लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन किया था, उसके बहुत सारे तरीके पढ़े थे आपने। सही है, ये जो अभी तक आपने जितने भी तरीके एक्सप्लोर किए किए हैं, और इससे भी और भी बहुत सारे तरीके आपको उस रूम में बताया जाएगा। जाइए इसमें और ट्राई पे सर्च करिए विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन के नाम से। ये वाला। तो ये भी एक प्रो रूम है, तो आप लोग मतलब बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसका। एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर किया जा सकता है, कि वो डॉक्यूमेंट कैसे शेयर होगा। एक बार करिए अपने सिस्टम पे, यहीं पे राइट एक बार ज्वाइन रूम कर लो। पढ़ने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट इसका मिल जाएगा। यहीं पे डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करिए आप, सेव एज, तो कहीं पे भी सेव कर लो आप अपने मशीन पे। इसमें 2 फाइल्स आई होंगी, एक तो ये होगी, एक और आया होगा। फ़ोल्डर दिख रहा है कहीं पे? यही हुआ है। एक बार जाना वापस से फ़ोल्डर पे। ये नहीं, एक बार डबल क्लिक करिए इसको। हुँ। तो ये अभी इन लोगों ने हटा रखा है, मतलब कुछ ना कुछ कर रखा होगा इसके लिए, क्योंकि बस इसका कंटेंट होगा, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो उससे होगा क्या कि ना आप पढ़ पाओगे कम से कम कंटेंट जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है? मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा होगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो जिन लोगों के पास जैसे अभी नहीं है ये वाला, आप लोग
आपको मैं वो कंटेंट दूँगा, आप बस पढ़ के उन चीज़ों को पढ़ लीजिए क्योंकि ये लैब मैं आपके साथ ही सॉल्व करवाऊँगा। वो तो मैंने लिनक्स वाला तो आपको दे दिया था क्योंकि सभी के पास एक्सेस था उसका, लोगों ने ट्राई करके देखा, कुछ मैंने आपको से यहाँ पे हम लोग ये सारी लैब्स यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे और पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपको शेयर कर दूँगा, जिससे आप लोग ध्यान देंगे। तो ये फर्स्ट टास्क है इसका। एक इंट्रोडक्शन तो दे दो, इंट्रोडक्शन तो रहने दीजिए। तो इसमें विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन में आपको पहले तो विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशंस निकाल सकते हैं, सर्विसेज़ में, शेड्यूल टास्क में एक्सेसिव प्रिविलेजेस दिए गए हों अगर किसी अकाउंट को, जैसे आपने whoamipriv वाली कमांड रन करी थी, ठीक है? ये आपने अभी आज ही जो टास्क ट्राई किया वो फर्स्ट वाला है, मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑन विंडोज़ सर्विसेज़। विंडोज़ की सर्विस में कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन होना, कोई वल्नरेबल सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो उसके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन किया जा सकता है, या फिर कोई मिसिंग सिक्योरिटी पैच है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। नीचे जाएँगे तो आपको थोड़ा बता रखा है कि विंडोज़ में किस तरीके के यूज़र्स होते हैं, 2 तरीके की कैटेगरी बताई है, एक स्टैंडर्ड सॉरी, ये आपके ग्रुप्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टैंडर्ड यूज़र्स, ये 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं, जो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं किसपे, विंडोज़ पे। एडमिनिस्ट्रेटर्स वाले ग्रुप के मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेटर वाले सारे काम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूज़र्स, अगर आप एक रेगुलर यूज़र हैं, तो वो आप किस ग्रुप का पार्ट होते हैं हमेशा? स्टैंडर्ड यूज़र्स का पार्ट होते हैं। नीचे गिरिए। फिर आपको अलग-अलग तरीके के यूज़र्स बताए हुए हैं, आपके जो मशीन पर हो सकते हैं, विंडोज़ में होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस इस यूज़र के पास होता है, वो कौन-सा होता है? सिस्टम, या फिर उसको क्या बोला जा सकता है? लोकल सिस्टम। आपको लोकल सिस्टम भी वर्ड लिखा हुआ मिलता है कहीं पे। तो लोकल, जैसे अभी हम लोग आज भी जब सर्विस के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि कौन-सा यूज़र है जो इस पर्टिकुलर बाइनरी को रन कर रहा है, सर्विस को चला रहा है, लोकल सिस्टम लिखा, लोकल सिस्टम या फिर सिस्टम, ये दोनों यूजर्स कौन से हैं आपके? सिस्टम यूजर ही है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन अकाउंट यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म इंटरनल टास्क, इट हैज फुल एक्सेस टू ऑल फाइल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द होस्ट, इवन विद इवन हायर प्रिविलेजेस देन एडमिनिस्ट्रेटर्स। मैंने पहले ही बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी ज्यादा प्रिविलेजेस जिस यूजर के पास होते हैं, वो कौन सा होता है आपका? सिस्टम या फिर लोकल सिस्टम यूजर। तो ये यूजर्स आपको, ये आपके मशीन पे यूजर होते हैं, ये आपके रेगुलर यूजर नहीं है, इनसे आप लॉगिन नहीं कर सकते। जैसे आपको एक लोकल सिस्टम के नाम से बता रखा है, एक लोकल सर्विस के नाम से बता रखा है, एक नेटवर्क सर्विस के नाम से बता रखा है। ये जो यूजर्स हैं, इनके थ्रू हम लॉगिन नहीं कर सकते। ये आपके मशीन पर माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से बनाए हुए हैं, और ये आपके मशीन पर जो सर्विसेज रन करती है, और जो भी टास्क परफॉर्म होने होते हैं, जैसे आप अपने मशीन को स्टार्ट करते हो, तो आप अपने मशीन को, जो यूजर स्टार्ट करता है वो सिस्टम यूजर होता है, जो आपकी मशीन को बूट करता है, उसका बूट प्रोसेस पूरा जो करवाता है, वो सिस्टम यूजर होता है। तो इसीलिए अलग-अलग यूजर्स आपके मशीन पर बनाए गए हैं आपके सिस्टम सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है? इसमें से सबसे पहला यूजर है लोकल सिस्टम। सेकंड यूजर का नाम आपको बताया गया है जो है लोकल सर्विस। डिफॉल्ट अकाउंट होता है यूज्ड टू रन विंडोज सर्विसेज विद मिनिमम प्रिविलेजेस। आप यहाँ पे विंडोज की जो सर्विस होते हैं, उनको अगर आपको सबसे कम प्रिविलेजेस के साथ रन करना है, जैसे अभी आपने जो विंडोज की सर्विस देखी, अगर वो लोकल सर्विस यूजर चला रहा होता, तो आपको लोकल सर्विस यूजर का प्रिविलेज मिलता, जो कि उनके अथॉरिटी सिस्टम नहीं था, नॉर्मल यूजर था एक, उसके पास ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते। वो जो सर्विस थी वो सिस्टम यूजर रन कर रहा था, इसलिए आपको सिस्टम यूजर का प्रिविलेज मिला। अगर आपको अपने मशीन पर कोई सर्विस रन करनी है लीस्ट प्रिविलेज के साथ, तो वो आप करवा सकते हो लोकल सर्विस यूजर की मदद से। विल यूज एनोनिमस कनेक्शंस ओवर द नेटवर्क, ये एनोनिमस कनेक्शंस यूज करेगा नेटवर्क पे, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो। थर्ड होता है नेटवर्क सर्विस यूजर। ये भी डिफॉल्ट यूजर है, जहाँ पे सर्विसेज को रन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको मिनिमम प्रिविलेजेस के साथ। इट विल यूज द कंप्यूटर क्रेडेंशियल टू ऑथेंटिकेट टू द नेटवर्क, जैसे आप एसएमबी यूज करते हैं, एसएमबी के टाइम पर इसको यूज किया जाता है नेटवर्क सर्विस के लिए, कि अगर आपको किसी और मशीन पर एसएमबी रन कर रहा है और आपको उसकी कोई शेयर को या सर्विस को एक्सेस करना है विद क्रेडेंशियल्स, तब आप नेटवर्क सर्विस यूजर के बिहाफ पे वो एक्शंस परफॉर्म। वैसे कुछ यूजर्स आपको दिए गए हैं, इसमें से मतलब सही बताऊं तो आपको नेटवर्क सर्विस तो कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लोकल सर्विस आपको कभी कभी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सिस्टम रन नहीं करता है, लोकल सर्विस यूजर रन करता है। और इसके अलावा जो बचा यूजर है वो लोकल सिस्टम है, जो आपका सिस्टम यूजर है।
इस क्वेश्चन को क्या आंसर होगा इसका? बताइए। कौन-सा ग्रुप होगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है? याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम का ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एस है लास्ट में। येस और नो? सिस्टम अकाउंट हैज़ मोर प्रिविलेजेस देन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, आप लिखेंगे ए। मुख्य टास्क है हमारा हार्वेस्टिंग पासवर्ड्स फ्रॉम यूजुअल स्पॉट्स। विंडोज़ में कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर शायद आपको पासवर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे आप लोगों ने मतलब वो कभी लिनक्स में आपने बहुत सारी मशीन सॉल्व करी, वहाँ पे आपको यूज़र का पासवर्ड करके भी कभी किसी फाइल में मिल गया, हैश के फॉर्म में मिल गया, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर किया गया है वहाँ पे। बट विंडोज़ में ऐसी कुछ लोकेशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपके पासवर्ड शायद आपको मिल जाएँ, किसी को पता नहीं है या फिर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पासवर्ड्स डाले गए किसी रीज़न की वजह से बट फिर उनको हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया गया। इसकी वजह से उनको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है अगर आपकी मशीन पे वो मिलते हैं। तो जब भी आप प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे आप वो उन स्पॉट्स को भी चेक करोगे जहाँ पर आपको पासवर्ड्स मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसी 4 से 5 लोकेशंस होंगी इसमें, सो मशीन आप चलो मशीन आप रहने दो, अभी आप इसको अभी मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो इस सेक्शन को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। इसमें सबसे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको कुछ क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं यहाँ पे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे आपने लिनक्स में इंस्टॉलेशन किया था, आपको यूज़र के क्रेडेंशियल्स दिए गए थे पहले से, उससे आपको रूट बनना था। वैसे ही यहाँ पर आपको यूज़र के क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं जिससे आपको एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम यूज़र बनना होगा। सबसे पहला तरीका है यहाँ पे और यूज़ कैसे करोगे आपके क्रेडेंशियल्स? कौन-सा टूल यूज़ करोगे आप, जिससे आपके क्रेडेंशियल्स यूज़ कर पाओगे? एक्स3 अब एक्स3 की कमांड आप लोग जानते हैं जिसके थ्रू आप यूज़र नेम और पासवर्ड से मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अनअटेंडेड विंडोज़ इंस्टॉलेशन। विंडोज़ को जब इंस्टॉल किया जाता है मल्टीपल सिस्टम्स पे, तो ऐसा नहीं कि एक ही बंदा बैठ के अलग-अलग सिस्टम्स पे जाके उसको इंस्टॉल करता है मैन्युअली, ऐसा नहीं होता है। अनअटेंडेड विंडोज़ इंस्टॉलेशन का उस समय यूज़ किया जाता है जहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जिसकी मदद से विंडोज़ को ईज़िली इंस्टॉल कर दिया जाता है एक से ज़्यादा सिस्टम्स पर, ठीक है? तो आप ऐसे समझो कि वो जो स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर आपने क्रेडेंशियल्स दिए होंगे कि भाई अगर मैं किसी यूज़र को किसी सिस्टम पे विंडोज़ पे अकाउंट को सेटअप कर रहा हूँ या विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर मशीन पे मुझे यूज़र नेम पासवर्ड क्या देना है, वो आपने उस स्क्रिप्ट के अंदर डाला होगा ना, तभी तो वो आपके लिए यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर किसी सिस्टम पे अनअटेंडेड विंडोज़ इंस्टॉलेशन हुआ है, तो कुछ लोकेशंस जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, इन 5 लोकेशंस में से कहीं न कहीं आपको कुछ क्रेडेंशियल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये 5 लोकेशंस अपने नोट्स में नोट करके रखें कि जब भी आप विंडोज़ में किसी यूज़र को आपने एक्सेस कर लिया, तो प्रिविलेज एस्केलेशन जब आपको करना है, तो आप इन 5 लोकेशंस को टाइप करके देखोगे, पता करोगे कि इनके अंदर क्या ये बात तो अगर अनअटेंडेड नहीं होगा ना इंस्टॉलेशन तो ये लोकेशंस आपको दिखेंगी भी। मतलब ये फाइल एक्सएमएल फाइल्स जो यहाँ पे दिख रही हैं, IREF फाइल्स आपको दिखेंगी नहीं, अगर अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन नहीं होगा। अगर होगा तो इनमें से किसी न किसी लोकेशन पर आपको ऐसी कोई फ़ाइल मिलेगी और उसके अंदर बहुत बड़ा कोड होगा, मतलब एक्सएमएल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होगा, बहुत बड़ा-सा प्रोग्राम होगा, उसमें से कहीं न कहीं बीच में क्रेडेंशियल्स करके टैग हो सकता है, जहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग ट्राई करके देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करेंगे उसको। करिए, फिर जाइए। ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करके रखना है कि ये एक यूजुअल स्पॉट है जहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल्स को सर्च करोगे। सेकंड है पावरशेल हिस्ट्री, जो मैंने आपको सीएच के टाइम पे भी बताई थी कि आपके विंडोज़ के सीएमडी की हिस्ट्री नहीं होती है, बट पावरशेल की हिस्ट्री होती है। पावरशेल में आप कुछ भी कंटेंट स्टोर करते हो, तो वो एक हिस्ट्री फाइल में सेव कर लेता है, ठीक है? और सीएमडी की तो नहीं होती, पावरशेल की होती है लेकिन, ठीक है? उसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी आपको? यूज़र प्रोफाइल के अंदर जाना है, यूज़र प्रोफाइल क्या होती है?
सी यूजर्स और आपके यूजर का नाम, ये मिलके बनता है यूजर प्रोफाइल। अगर आप अपने मशीन पर ये चीजें नहीं डालना चाहते हो, ठीक है, और तो उसके उसके बदले आप क्या डाल सकते हो, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल डाल सकते हो जो कि क्या होगा, परसेंटेज यूजर प्रोफाइल परसेंटेज। इससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप सी यूजर्स विशाल इस यूजर की बात कर रहे हो। आपके सिस्टम पे आपका जो यूजर अकाउंट होगा, जिसके बिहाफ पे आपने वो पावर शेल यूज किया है, जैसा आपको पता है लिनक्स में क्या होता था, आपने जिस यूजर का शेल यूज किया, उसी यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बन जाती थी, डॉट ZSH_हिस्ट्री या .bash_हिस्ट्री के नाम से, जिसके अंदर आपको उनके बैश की हिस्ट्री मिलती थी या ZSH शेल की हिस्ट्री मिलती थी। वैसे ही विंडोज में पावर शेल की हिस्ट्री होती है और वो मिलेगी कहाँ, आपके यूजर के फोल्डर के अंदर। लेकिन वो डर इतना ईजी नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ा पाथ आपको फॉलो करना होता है। वो पाथ क्या है, जैसे आप अपने यूजर प्रोफाइल के अंदर आ जाओगे, उसके बाद आपको एक फोल्डर, हिडन फोल्डर होता है नॉर्मली, उसका नाम क्या होता है, ऐप डेट। आप ऐप डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जाओगे, फिर उसके अंदर आपको दिखेगा एक फोल्डर रोमिंग, के बाद माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, पावर शेल, ये स्पीड लाइन, एंड देन फाइनली एक फाइल होगी जिसके अंदर आपकी कमांड्स लिखी होंगी, जो कमांड्स आपने पावर शेल से, आप ट्राई करके भी देख लेना, पावर शेल ओपन करना, उसमें कुछ कमांड्स टाइप करना, पावर शेल बंद करना, और सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद आपको इस फाइल के अंदर वो कमांड्स देखने के लिए मिलेंगी जो आपने टाइप की पावर शेल। ये लोकेशन आपको अपने नोट्स में नोट करके लिखनी है कि जब भी कभी आप प्रिविलेज स्टेशन ट्राई करोगे तो उस लोकेशन पर जाके इस फाइल को रीड करके देखोगे। अगर होगी अवेलेबल तो आपको उसके अंदर शायद क्रेडेंशियल्स या कुछ अगर यूज़ करे हैं तो वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट आपको बता रखा है सेव्ड विंडोज क्रेडेंशियल्स। तो सेव विंडोज क्रेडेंशियल्स, अच्छा एक चीज और ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आप पढ़ लीजिए। द अबव कमांड विल ओनली वर्क ऑन cmd डॉट exe, जो ऊपर वाली कमांड है टाइप वाली, क्योंकि ये जो वेरिएबल का नाम आपने लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का नाम सिर्फ cmd डॉट exe समझ सकता है, cmd समझ सकता है। बट अगर आप ये कमांड को पावर शेल से रन कर रहे होगे तो टाइप कमांड तो चल जाएगी, बट ये जो परसेंटेज यूजर प्रोफाइल परसेंटेज लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है $env:यूजर प्रोफाइल। इससे वो समझेगा कि आपको इसी यूजर और जो भी यूजर का नाम है उस प्रोफाइल की आप बात करें। तो ये याद रखना, जब आप अगर पावर शेल से ट्राई कर रहे हो, ये भी अपने नोट्स में लिख लेना आप लोग। पावर शेल से जब ट्राई कर रहे होगे तो ये स्टार्टिंग में डालोगे, उसके बाद बैकस्लैश ऐप डेटा, रोमिंग और बाकी सारी चीजें ऐसे। नेक्स्ट लोकेशन आपको बताई गई है सेव्ड विंडोज क्रेडेंशियल्स। अब विंडोज में एक फंक्शनैलिटी है जो आपके क्रेडेंशियल्स को सेव करके रखती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल मैनेजर। आप अपने विंडोज पे कभी सर्च करोगे क्रेडेंशियल मैनेजर तो आपको दिखेगा, जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, विंडोज सर्वर्स जो होते हैं उन पे किया भी जाता है, बहुत सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं तो उनको स्टोर करके रख लिया जाता है, जिन क्रेडेंशियल्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चेक कैसे करना है कि क्या आपके मशीन में कोई स्टोर्ड क्रेडेंशियल है या नहीं, वो चेक करने की एक छोटी सी कमांड है, सीएमडी की फ्लैश लिस्ट। ये आपको बताएगा कि क्या आपके पास कोई स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स है आपके क्रेडेंशियल मैनेजर में, ठीक है। अगर क्रेडेंशियल मैनेजर में कोई स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स होंगे तो ये आपको दिखा देगा, उस यूजर का नाम बता देगा, पासवर्ड नहीं बताएगा उसका, पासवर्ड नहीं देख सकते आप सिर्फ उस यूजर का नाम देख सकते हो जिस यूजर के क्रेडेंशियल सेव करके रख रहे हो। हम लोग पासवर्ड नहीं देख सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम विंडोज की एक कमांड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है रन। तो मैंने आपको बताई भी थी कि अगर आपको किसी और यूजर के बिहाफ पे, जैसे सूडो होता है, तो मुझे किसी और यूजर के बिहाफ पे कोई कमांड रन करनी है, वैसे ही अगर आपको विंडोज में किसी और यूजर के बिहाफ पे कोई कमांड रन करनी है तो आप कमांड क्या यूज करोगे, रन एज। आप उस यूजर का नाम बताओगे जिसके क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर स्टोर्ड दिखाई दिए, ठीक है। आपने उस यूजर का नाम बता दिया, वो बाइनरी बता दी जो रन करनी है, और आपने एक ऑप्शन ऐड किया जिसका नाम क्या है, सेव क्रेड। अगर आप सेव क्रेड यूज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि आप पासवर्ड बताइए किसका, एडमिन का। क्योंकि आपने यहाँ पर एक ऑप्शन यूज कर रखा है सेव क्रेड, तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली सर्च करेगा आपके क्रेडेंशियल्स को क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके, और वहां पर उस यूजर का पासवर्ड क्योंकि आपने स्टोर कर रखा है, तो उस यूजर के बिहाफ पे क्या एग्जीक्यूट कर देगा, cmd.exe, सामने उस यूजर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर ये कमांड भी आप लोग लिख के रख लीजिएगा विंडोज क्रेडेंशियल्स के फॉर्म में। फोर्थ आपको दिया हुआ है आईएएस कॉन्फ़िगरेशन, ये सिंपल है
कि जो जब आप देखोगे कि आपके मशीन पर कोई वेब सर्विस चल रही है, तो उस आईएएस की वेब सर्विस की भी ना ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जहाँ पर आपको क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं। तो वो अगर क्रेडेंशियल्स रीयूज़ कर रहा है यूज़र, तो ये हो सकता है कि वही क्रेडेंशियल उसके वेब के क्रेडेंशियल्स हैं, वही क्रेडेंशियल्स उसके एडमिनिस्ट्रेटर या किसी और यूज़र के क्रेडेंशियल है। तो आप इन 2 लोकेशंस को याद कर सकते हो, इन दोनों लोकेशंस पे जाके आप टाइप कमांड को रन करोगे और अगर आपको कुछ यहाँ पर उसने बहुत बड़ा अगेन इनके अंदर भी आपको बहुत बड़ा कोड देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को फाइंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे कमांड यूज़ कर रखा है, पाइप ऑपरेटर तो वैसे ही वर्क करेगा जैसे लिनक्स में वर्क करता है। इस पूरे कमांड के आउटपुट पर मुझे एक और कमांड रन करनी है। कमांड है फाइंड एसटीआर। मुझे फाइंड स्ट्रिंग कोई एक स्ट्रिंग फाइंड करनी है, जैसे आप ग्रेप कमांड यूज़ करते हो ना, वैसे यहाँ पर फाइंड एसटीआर कमांड है, जो कोई स्ट्रिंग को फाइंड करेगी, जिसका नाम क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के सामने या उसके नीचे आस-पास कहीं आपको क्रेडेंशियल्स देखने के लिए और लास्ट और एक बार दिखा दीजिए, ये सेक्शन फिर आपको कंप्लीट हो जाएगा। रिट्रीव क्रेडेंशियल्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर पुटी। अब अगर आपके इस मशीन पर पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ये तभी के लिए है कि पुटी सॉफ्टवेयर में भी ना आप अपने क्रेडेंशियल्स को सेव करते हो। अगर आपने पुटी यूज़ करा है तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को जो आपने एसएसएच पे, टेलनेट पे जो भी यूज़ करे हो क्रेडेंशियल्स वो आप सेव कर सकते हो। अगर आप ऐसे क्रेडेंशियल्स को सेव करते हो तो आपके वो क्रेडेंशियल्स एक रजिस्ट्री की लोकेशन पे जाके सेव हो जाते हैं। एक रजिस्ट्री पे लोकेशन होती है जहाँ पर आके वो क्रेडेंशियल्स सेव हो जाते हैं। तो आपको बस एक कमांड रन करनी है, फेच क्वेरी और ये पूरा पाथ के बाद आप फोर्सफुली एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करेंगे जिसका नाम है प्रॉक्सी। तो पर्टिकुलर जैसे आप सर्च करोगे आपके पास पूरा आउटपुट आ जाएगा। वो आउटपुट आपको दिखा के क्रेडेंशियल्स आपने जो पुट्टी पे यूज़ करे थे, हो सकता है वही पासवर्ड्स आप कहीं और पे भी यूज़ 5 लोकेशन से इनको हम कल प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। अभी के लिए आप मैं आपको ये डॉक्यूमेंट जैसे शेयर करूँगा ना तो आप ये नोट्स बना के लेके आना अपने पास। इस आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं।